इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आएंगे अलीगढ़, 11 बजे पहुंचेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन आज, सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव आज 11 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। बहराइच हिंसा मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 दिनों के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, पीडब्ल्यूडी ने 23 घरों पर लगाया था नोटिस। प्रयागराज में कुंभ 2025 के लिए तैयारी जारी, सुरक्षा में तैनात होंगे स्पाइपर्स और एनएसजी कमांडो। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाली पहली दिवाली, दीपोत्सव को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी जोरों पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनवी सक्सेना और रुक करते हैं खबरों का और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस स्मृति दिवस आज। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस स्मृति दिवस आज, और आज इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, पुलिसकर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने की घोषणा भी कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही मृतक आश्रितों की भर्ती में कर सकते हैं शिथिल, शारीरिक परीक्षा के नियमों को कर सकते हैं शिथिल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां शहीद आरक्षी रोहित कुमार के परिजनों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी, और शहीद आरक्षी सचिन राठी के परिजनों को भी सम्मानित करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, और आज इस कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। पुलिस लाइन में शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते नजर आएंगे सीएम योगी। साथ ही पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा यहां पर हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने की घोषणा यहां पर कर सकते हैं सीएम योगी। पुलिस स्मृति दिवस आज, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, यहां शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते नजर आएंगे। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा कर सकते हैं सीएम योगी। और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आएंगे अलीगढ़। आपको बता दें, करीब 10:50 पर आरएमपीएसएसयू के पास बने हेलीपैड पहुंचेंगे, और जिसके बाद करीब 11 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें, विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां आज अलीगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आपको बता दें, विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अलीगढ़ आएंगे। विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आपको बता दें, करीब 11 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति, और यहां विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज अलीगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं यूपी उपचुनाव की, जहां करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज तेज प्रताप सिंह यादव करीब 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें, पूजा अर्चना के बाद कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे नामांकन। तेज प्रताप के नामांकन में अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव भी उनके नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी यहां पर नजर आएंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज तेज प्रताप सिंह यादव नामांकन दाखिल करेंगे। करीब 11 बजे का समय बताया गया है। करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करेंगे और 11 बजे तेज प्रताप सिंह यादव नामांकन करेंगे दाखिल। आपको बता दें, पूजा अर्चना के बाद कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे नामांकन, और उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे, साथ ही रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और इसी के साथ मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज तेज प्रताप नामांकन दाखिल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां जाजमऊ में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, हाफ एनकाउंटर से दहला कानपुर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हाफ एनकाउंटर से दहला कानपुर कमिश्नरेट का पूर्वी जोन। पीयूदी गांव में शामली के रहने वाले अपराधी से हुई मुठभेड़ और पुलिस को देखकर अपराधी ने किया फायर। आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के चैन लूट का आरोपी था अपराधी, और इस अपराधी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, जाजमऊ में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, हाफ एनकाउंटर से दहला कानपुर कमिश्नरेट का पूर्वी जोन। पीयूदी गांव में शामली के रहने वाले अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस को देखकर अपराधी ने फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की चैन लूट का आरोपी अपराधी था, और इसी अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और जाजमऊ में
पुलिस और अपराधी की मुठभेड़ हुई। हाफ एनकाउंटर से दहला कानपुर कमिश्नरेट का पूर्वी जोन। पीओदी गांव में शामली के रहने वाले अपराधी से ये मुठभेड़ हुई है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस को देखकर अपराधी ने फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली। आपको बता दें, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की चैन लूट का ये अपराधी था। ये सर देखिए, एक अभियुक्त है राजेश, जिसका आज इनकाउंटर हुआ है यहाँ पे, और ये शामली का रहने वाला है। शामली में थाना झिंझाना है और खानपुर कला इसका गांव है। आपको याद होगा, एक सप्ताह पहले यहाँ पे एक एक्स आर्मी मैन के साथ जाजमऊ में मॉर्निंग में जब वो टहल रहे थे तो चेन स्नैचिंग हुई थी, जिसमें तत्काल जो इसकी सूचना जब फ्लैश हुई, हमारे जो पुलिस कमिश्नर सर हैं उन्होंने तत्काल हम लोग को मौके पे भेजा। हम आए, हमारे डीसीपी आए, हमारे एसीपी आए, और सीपी साहब ने इसको कहा कि आप इसको एज ए चैलेंज के रूप में लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में वो भी फोर्स के साथ इंसिडेंट हुआ है। और हम लोगों ने पूरी टीम बनाई, हमारे इंस्पेक्टर जाजमऊ, इंस्पेक्टर चकेरी और पूरी टीम। मैं पूरी टीम की बधाई देना चाहता हूँ कि एक सप्ताह कॉन्टीन्यूअस इन्होंने लगभग करीब 250 किलोमीटर के पैच को खंगाला, और पूरे के पूरे जितने सीसीटीवी कैमरे थे उसको इन्होंने पूरा सर्च किया। इस आधार पे किया कि अगर हम लेट करेंगे हो सकता है डाटा डिलीट हो जाए। पूरे डाटा को हम लोगों ने जब लिया तो उसमें हम लोग को जो विशेष जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर फिर हम लोगों ने उस पर लगे क्रिमिनल पे, और जब क्रिमिनल के बारे में डिटेल हम लोग को जो इनपुट मिलता रहा, जो मैनुअली मिला बाकी मिला, उसके आधार पे जब हम लोग इसकी तलाश कर रहे थे तो फाइनली ये भागने के प्रयास में जब कार्डन हुआ तो कार्डन में इसने पुलिस पे फायरिंग किया, और जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ। इसको हॉस्पिटल में भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक गौशाला दिवाली की खास तैयारियों में जुटी है। मां स्वर्णा गोधाम के कर्मचारी गाय के गोबर से दीपक और दूसरे सजावटी सामान बना रहे हैं। गौशाला के मालिक ने बताया कि गाय के गोबर से तरह तरह के सामान बनाने का मकसद उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक गौशाला दिवाली की खास तैयारियों में जुटी है। मां स्वर्णा गौधाम के कर्मचारी गाय के गोबर से दीपक और दूसरे सजावटी सामान बना रही हैं। गौशाला के मालिक ने बताया कि गाय के गोबर से तरह तरह के सामान बनाने का मकसद उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। इन सभी का उद्देश्य जो है वो गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य के साथ में जो है इस कार्य को किया जा रहा है। हमारी अपनी गौशाला जिसमें 125 से ज़्यादा गौवंश है, और इसमें पूरी तरह स्वावलंबी रूप से जो है संचालित होती है। इसमें किसी प्रकार का दान या अनुदान हम नहीं लेते हैं। गोबर, गौमूत्र और पंचगव्य से तरह तरह के उत्पाद बना करके उसका विपणन करके ही जो है पूरी गौशाला का आर्थिक संचालन होता है। अभी दीपावली का त्योहार है तो किस तरीके की? अभी दीपावली के समय में जो है वो दीपक है, धूपबत्ती, समरानी कप के अलावा जो है गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तरह तरह के बंधनवार और बहुत सारे डेकोरेशन की कई सारी चीजें दिवाली की है। मां स्वर्णा गौधाम 8 साल से गोबर के सामान तैयार कर रही है। इस काम में जुटे लोगों की अपील है कि वह दिवाली मनाते हुए पर्यावरण का भी ध्यान रखें। देसी गौ माता के गोबर से में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जैसा कि मुझे इस काम को करते हुए लगभग 8 वर्ष हो गए हैं, तो 2021 से मुझे आउट ऑफ कंट्रीज के भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले। हमारी जो गणेश जी, लक्ष्मी जी है, काफ़ी सारी डेकोरेशंस के आइटम हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देसी गौ माता के गोबर से बनाते हैं। और जैसे कि हम लोग जैसे हवन पूजन वगैरह करते, तो हमने काफ़ी सारी धूपबत्तियाँ भी बनाई है, साम्रानी कप्स भी बनाए हैं, जिसको हवन कप बोला जाता है। एक कप जलाने से ऐसा लगता है कि पूरे घर की शुद्धि हो गई है। और हवन कंडे भी बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबको ही अपने घरों में इस दिवाली पे इस चीज़ों को लगाएं। एक कारीगर ने बताया कि गोबर के सामान बनाने में किन सामानों की जरूरत पड़ती है। ये वॉल हैंगिंग है और इसको गोबर के पाउडर से बनाते हैं। किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को तैयार करते हैं? इसके लिए सबसे पहले गोबर सुखाया जाता है। सुखाने का इसको फर्टिलाइजर की मशीन है, उसमें पीसा जाता है, पाउडर बनाया जाता है, फिर उसकी छनाई होती है। बड़े बड़े छटने लगे हमारे यहाँ, उससे छनाई होती है। छनाई होने के बाद इसमें
मुल्तानी मिट्टी और ग्वारगम वगैरह मिलाकर इसका पाउडर तैयार किया जाता है। गौशाला के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लिहाजा गाय के गोबर से बने सामानों की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु प्रस्तावित टेंट सिटी में ठहरने के लिए बुकिंग का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी कि यूपीएसटीडीसी को दे दिया है। यूपीएसटीडीसी की अपराजिता सिंह ने केवल अधिकृत वेबसाइट और एजेंट से बुकिंग कराने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। अगले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु प्रस्तावित टेंट सिटी में ठहरने के लिए बुकिंग का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम यानी यूपीएसटीडीसी को दिया है। यूपीएसटीडीसी की अपराजिता सिंह ने केवल अधिकृत वेबसाइट और एजेंट से बुकिंग कराने की अपील की है। हमारे पास कुल अभी तक 6 फर्म हैं जिनको हम लोगों ने ये टेंडर अलॉट किया है और वही यूपी टूरिज्म के साथ इम्पैनल्ड है। तो अगर कोई भी पर्यटक यहाँ पे बुकिंग करना चाहता है तो वो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है कि गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन से ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं जिनको टेंट सिटी लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अभी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स चल रही हैं जिस पे ये दिखाया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के साथ हैं। तो इसके साथ ही ये हम लोग बताना चाहेंगे कि जितनी भी हमारे अंतर्गत संस्थाएं हैं वो हमारी वेबसाइट पे हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक पीपीपी मॉडल से 2000 तंबू तैयार किए जाएंगे। इन तंबुओं में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए शानदार इंतजाम किए जाएंगे। इसमें क्षेत्र प्रमुखता रहेगा। झूसी क्षेत्र में भी इस बार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और परेड क्षेत्र में हम लोग टेंट कॉलोनी की स्थापना करेंगे जिसमें यूपीएसटीडीसी 55 टेंट्स कॉलोनी बनाएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी में हम लोग टेंट्स बना रहे हैं। डीलक्स हो गया, महाराजा टेंट्स हो गया, विला हो गया, जिसमें आप अपने सुविधा अनुसार अपनी बजट के अनुसार आप रह सकते हैं। अगले साल जनवरी फरवरी में होने वाले महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब बात करते हैं कानपुर की, जहां कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांग महागठबंधन के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर घाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में आरोप लगाया गया कि राजस्व विभाग के अधिकारी दिव्यांगों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं। सरकार को अफसरशाही पर लगाम लगानी चाहिए। मांग की गई कि सरकार दिव्यांगों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी दे। बैठक में निर्णय हुआ कि दिव्यांग महागठबंधन के आह्वान पर 25 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अधिकारी दिव्यांगजन का हक अधिकार छीन रहे हैं। आज की बैठक का उद्देश्य ये है कि दिव्यांग महागठबंधन के आह्वान पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी 25 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पहुंच रही है। पूरे प्रदेश के जो दिव्यांग साथी हैं, जो दिव्यांग महागठबंधन में शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस प्रकोष्ठ हो, भाजपा प्रकोष्ठ हो या दूसरे जो समाज सेवी संगठन हैं, वो सारे लोग दिव्यांग महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और वो अब लखनऊ पहुंच रहे हैं। पिछले 10 महीने से लेखपाल आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और पेंशन जो है 5000 रुपया सरकार नहीं कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग से सटे ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। सुजैला थाना क्षेत्र के त्रिलोकी गौड़ी निवासी रतिराम यादव की बाघ के हमले में
ट्रेजिकली मौत हो गई। रतिराम अपने खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने गए थे। जब उन्हें बाघ ने निशाना बनाया, उनका शव खेत से छत विक्षत अवस्था में बरामद हुआ। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में पिछले 1.5 महीने में वन विभाग ने 6 तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया है, लेकिन इसके बावजूद खूंखार जानवरों का आतंक लगातार जारी है। स्थानीय निवासियों में इस घटना से भय का माहौल है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मृतक के शव को सुजौली पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके पर वन विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों। ये रतिराम यादव है, सनापुर चराई। अभी शाम करीब 4 बजे के आसपास से गए थे यहाँ गन्ना के पाती छुड़ाने। इस समय गांव में चारा नहीं है तो गन्ने के पाती ही लाके जानवरों को खिलाते हैं जी। एक ईश्वर दिन का खेत है, उसी में गन्ना का पाती छुड़ा रहे थे, पीछे से शेरा का आक्रमण कर दिया। तो मौके पे मौत हो गई है जी, मौके मौत हो गई। अभी तक वन कर्मी कोई पहुंचे हैं? कोई कर्मी। और अब खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों व दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर को सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मसूदी ने प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। अदालत के इस आदेश से प्रभावित पक्षों को कुछ राहत मिली है, वहीं उन्हें दिए गए समय में अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिला है। मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जारी रहेगी। कथी की 13 अक्टूबर को बहराइच के महसी महाराजगंज कस्बे में कम्युनल वायलेंस हुआ था। उसमें एक किसी की बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी लड़के की। उसके बाद वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बाजार में, जो महाराजगंज बाजार है, उसमें 23 लोगों को आइडेंटिफाई किया, या एडमिनिस्ट्रेशन बता पाएगा कि कैसे किया। उनको आइडेंटिफाई करके नोटिस डिपॉजिशन की थी, तो 3 दिन का वक्त दिया था, क्योंकि आज खत्म हो रहा था। हमने PIL इस वजह से की थी कि जिनको नोटिस दी गई है, जो कि विक्टिम है, पीड़ित हैं, जिनका घर गिराया जाना था, वो ज़्यादातर लोग या तो जेल में थे या वहाँ से भागे हुए थे डर के मारे। तो हमने कोर्ट से ये प्ली ली कि साहब, जब वहाँ पे कोई है नहीं मौके पे, या तो लोग जेल में हैं या तो भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो नोटिस रिसीव कौन करेगा और जवाब कौन देगा। इसलिए कम से कम जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, तब तक ये प्रोसेस पूरा डिफर कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, बुलडोजर और डिमोलिशन वगैरह का। तो कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने खुद को 2 दिन बाद मुकदमा ये लगाया हुआ है। एज स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि इस मामले में कंप्लीट डायरेक्शन आप दीजिए कि टोटल वहाँ कितने मकान हैं, कितनों को आपने नोटिस दिए, कितनों को नहीं दी है। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो भी है वो हमको आप खुद तक दीजिए। और पीड़ितों को उन्होंने 15 दिन का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इनका जवाब लेके उसको कंसीडर करके फिर उसके बाद पार्डन करें उसको। 23 लोगों को नोटिस दी गई थी PWD की तरफ से, गैर कानूनी नोटिस थी। इसीलिए APCR की तरफ से, APCR के पैनल के थ्रू माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका किया गया था। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को अर्जेंट समझकर अर्जेंट सुनवाई किया, और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर 15 दिवस का मौका दिया है कि जिन लोगों को 23 लोगों को नोटिस दी गई है, उनको 3 दिन न करके 15 दिन का मौका दिया जाए, ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। इसका ये इनडायरेक्ट रूप से मतलब ये हुआ है कि 15 दिवस का ये स्टे है। 15 दिवस तक कम से कम अब बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक मानी जाएगी। 15 दिन का मौका तो दिया गया है, लेकिन बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है। इस पर अभी तमाम पक्ष आएंगे। हो सकता है कि PWD ने बिल्कुल गैरकानूनी रूप से काम किया हो और PWD ही अपनी नोटिस वापस ले ले, क्योंकि PWD ने पक्षपात तरीके से, गलत तरीके से किया है। माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय को जिस तरीके से दर्शित किया है, उस तरीके से न्याय हुआ है।
न्याय मिला है और न्यायालय से आइंदा भी न्याय मिलेगा। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।